Hello students, today we are going to start the next video lecture, and in this video lecture we will discuss about the next concept of chemical bonding and molecular structure. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल स्टडी किया था ऑक्टेट रूल के बारे में। ठीक है भाई, ऑक्टेट रूल के बारे में हमने कल पढ़ लिया था अच्छे से कि ऑक्टेट रूल होता क्या है, किस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑक्टेट रूल के बाद हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, थ्योरीज थी जो हमें समझने की कोशिश की, और आपने यहाँ पे देखा होगा लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन, ये भी टॉपिक हमने कर लिया था। लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन आज हम जानने की कोशिश करेंगे बेटा कुछ थ्योरीज के बारे में जो बिल्कुल बेसिक है और जो हमें हेल्प कर सकती हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि हमारे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, किस प्रकार से लाई करता है। पहले तो सबसे पहले हमने जो टाइप्स बॉन्ड के पढ़े थे, पहले टाइप का बॉन्ड हमने पढ़ा था, दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ रहे हैं? तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अब आयनिक बॉन्ड जिसके प्रेजेंट बीच में प्रेजेंट होगा बेटा, उन्हीं को हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। इसमें सिंपल सी एक बात लिखेंगे कि आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। बात समझ गए बेटा? ओके, अब हम जानने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होती हैं। तो आगे चलें। ठीक है भाई, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर। ये क्या होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं नेचर के अंदर। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई होता है। they do not conduct electricity in solid state। यानी कि ये क्या करते हैं बेटा, ये कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी in molten state
या फिर जिसको बोलते हैं एक्वस स्टेट। मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं बेटा। दे आर जनरली ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर। भंगूर वर्ड का मतलब आप समझते हैं भुरभुरे होते हैं। जैसे आप आयनिक कंपाउंड्स को जब भी देखने की कोशिश करें, आयनिक कंपाउंड्स में याद रखेंगे इन केस ऑफ NaCl, जो नमक होता है वो हमारा क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड होता है। यानी नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। और जैसे ही नमक की जो जो प्रॉपर्टी आपको याद आए, टेबल साल्ट आपने सभी ने देखा होगा, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, जो फूड में ऐड किया जाता है टू एनहेंसिंग द टेस्ट, टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। और हाँ, ये एक साल्ट भी होता है। अगर आयनिक कंपाउंड्स की पीएच वैल्यू पूछी जाए तो बताओ, सोचो। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू सोच के बताएंगे सभी बच्चे, और जो ऑनलाइन है वो कमेंट करके बताएंगे बच्चे। छोटे बच्चे वाली बात है और आप सब भूल गए हैं। आई थिंक आप 10वीं क्लास पास करके आए होगे ना, तो उस बच्चे को भी ये क्वेश्चन आता होगा। क्या है, अगर हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है भाई, ये पढ़ के आए थे। ओके, एसिड अगर हम ले लेते हैं बेटा कौन सा? HCl, और बेस ले लेते हैं NaOH। ये रिएक्शन समझना बहुत मुश्किल रिएक्शन है जो आपने कभी देखी ना हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा और ये साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो दैट इज NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन है। अरे NaCl क्या है? साल्ट है। और अभी मैंने बताया NaCl एक क्या है? आयनिक कंपाउंड भी तो है। और जब एक एसिड और बेस के मिलने से कोई चीज बनी है तो उसका पीएच क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। यानी इसकी पीएच वैल्यू क्या रहती है? साल्ट की पीएच वैल्यू न्यूट्रल नहीं होती। तो फिर वो साल्ट की कैटेगरी हो गई ना बेटा, कि एसिडिक साल्ट बना या बेसिक साल्ट बना। आयनिक कंपाउंड में वो तो स्ट्रेंथ बेस्ड हो जाएगा कि हमारा स्ट्रेंथ अगर एसिड की ज्यादा होगी, बेस कमजोर होगा, तो एसिडिक साल्ट है। आयनिक कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कर देगा, बेसिक नेचर शो कर देगा, न्यूट्रल नेचर शो कर देगा। तो वो डिपेंड करेगा हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज पे। बट अगर ओवरऑल सिंपल जनरल पूछा जाए तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होंगे। बात समझ पा रहे बेटा? तो यहां पे भी लिख सकते हैं, कहां गया? कौन की? आयनिक चार्ज होता है। तो बेटा बैटरी तो लिथियम की बनी होती है, लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है, वो अलग केस में होती है। उसमें चार्ज होता है, जो आप देखते हैं ना, वो एसिडिक बनाई जाती है, थोड़ी सी एसिडिक मीडियम की होती है। वो जो आप बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पर कंसंट्रेशन चेंज रखते हैं। अब ये है कि जो साल्ट होते हैं बेटा, जो आप पढ़ते हैं, साल्ट एसिडिक भी होते हैं। साल्ट की अगर आप टाइप पढ़ेंगे तो 4 टाइप के साल्ट होते हैं। ठीक है, एसिडिक साल्ट और न्यूट्रल एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल बेसिक साल्ट। ठीक है, तो वो कैसे पढ़ते हैं? वो आप ऐसे पढ़ेंगे कि जब एक बेस, स्ट्रोंग बेस लिया, स्ट्रोंग एसिड लिया, दोनों को मिला दिया, न्यूट्रल हो गया।
मान लो स्ट्रोंग कोई आदमी है और स्ट्रोंग ही पहलवान से लड़वा दिया जाए, एंटी हो गए दोनों, ठीक है, तो लड़के क्या करेंगे, आर के 0 बच जाएगी। अब एक स्ट्रोंग पहलवान है और एक कमजोर से पहलवान के साथ लड़ा दिया जाए, तो पावर किसकी दिखाई देगी, जो सॉल्यूशन बनेगा स्ट्रोंग की दिखाई देगी ना बेटा। तो ऐसे ही अगर एक स्ट्रोंग एसिड लिया और एक वीक एसिड लिया, उनको मिलाया, हालांकि न्यूट्रल तो बना दिया, वो न्यूट्रल तो करेगा, साल्ट तो बनेगा, लेकिन उस साल्ट में प्रॉपर्टी किसकी रहेंगी, एसिड की रहेंगी। ऐसे ही अगर हमने मिला दिया और मिलाने के बाद बेस स्ट्रोंग है, एसिड कमजोर है, तो बेस की प्रॉपर्टी रहेंगी। तो जो बैटरीज वगैरह यूज करते हैं सेलफोन्स वगैरह में, तो वो एसिडिक नेचर को फॉलो करते हैं और उसमें जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो चेंज रहता है, इसीलिए तो बैटरी चलती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जैसे ही हम आएंगे, आपको पूरा बैटरी का कॉन्सेप्ट वहां पे डिटेल से समझाएंगे कि बैटरी काम कब तक करती हैं, जब तक उसके अंदर स्ट्रेंथ है आयंस की वो डिफर रहती है। अब आप एक चीज छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने लॉ पढ़ा था हमारा कौन सा, ऑक्टेट का, उसी प्रकार से आप समझेंगे डिफ्यूजन का लॉ। डिफ्यूजन हर तरह से होता है, हर साइड में होता है। इंसान किस डायरेक्शन में किस चीज की डिजायर करता है, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, लेकिन डिजायर किस चीज की करता है, जिस चीज की कमी होती है। अब मान लो आप में से यही एक स्टूडेंट है, इसके पास 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है, हाँ जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है भाई, और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है कि बस ये प्रॉपर्टी से तंग आ रखी है, ठीक है, बट अब ये अगर इसको इन्वेस्ट करना होगा तो क्या ये प्रॉपर्टी में करेगी, नहीं करेगी। ये किस फील्ड में करेगा बच्चा इन्वेस्ट, जो चीज उसके पास है कमी रहेगी। ऐसा ही डिफ्यूजन का केस होता है बेटा, कि कोई भी सब्सटेंस किस डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव किस डायरेक्शन में करते हैं, जहां पर उनकी कमी होती है। आप समझेंगे, जो फिजिक्स में भी आपने सर्किट समझे होंगे बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करते हैं, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में यहां पर कॉन्सेप्ट मैच करते हैं, ये दोनों साथ साथ में, इसीलिए साइंस की ब्रांच हैं। ओवरऑल ये एक ही चीज समझा रही हैं। फिजिक्स में आपने देखा होगा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझा अभी सभी ने, कितने बच्चों को पोटेंशियल सही से आता है, हाँ फिजिक्स का ही है, चलो कोई नहीं, सिंपल से बताते हैं। देखो पोटेंशियल का एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, वो बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी कोई भी चार्ज बॉडी है, प्लस माइनस का कोई भी चार्ज कैरी किए हुए कोई चार्ज पार्टिकल है, पोटेंशियल क्या बोलेंगे। अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड का लिटरल चेंज वर्ड होता पावर, याद रखेंगे कि पावर। अब मैं बोलूंगा मेरे अंदर पोटेंशियल है दिन मतलब 10 घंटे पढ़ाने की, तो दैट इज पोटेंशियल, दैट इज माई पावर। बात समझ में आई, ठीक है। वही पोटेंशियल आप इंग्लिश का वर्ड ही है पोटेंशियल, आप उसको पावर में भी याद कर सकते हो अगर आपको पावर याद होती है। पोटेंशियल मींस पावर। पावर क्या, पोटेंशियल अगर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे पढ़ते हो आप केमिस्ट्री इसमें फिजिक्स के अंदर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि एक चार्ज बॉडी को किसी पॉइंट से ब्रिंग करके कहां तक लाने के लिए कोई एक फिक्स्ड पोजीशन है ए से बी, समझ पा रहे हो। तो किसी चार्ज बॉडी को किसी जगह से ब्रिंग करके यानी खींच करके लाने के लिए जो वर्क डन करवाया जाता है वही तो पोटेंशियल है। बात समझ पाए, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, V = W/Q, यही तो है हमारा कि वर्क डन करवाने में, जितना वर्क डन करवाया गया क्या करने में, एक चार्ज बॉडी को लाने के लिए, वही तो पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूज आप करते हो, केमिस्ट्री बताती है कि वो, अब ये तो हुआ कि फिजिक्स ने बताया कि वो चार्ज बॉडी को लाने में जितना वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल। अब केमिस्ट्री बताती है कि वो बॉडी लाई क्यों। केमिस्ट्री हर चीज का रीजन बताने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों किया, वो बॉडी इस साइड भागी दूसरी साइड क्यों नहीं गई। सिंपल सोचने की बात है ना बेटा, अगर वो बॉडी हमारी इस साइड से इसी साइड क्यों आ रही है, अगर बिल्कुल डीप से समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को, तो हम क्यों बोलें कि वो इंसान मान लो यहां क्यों आया। जैसे आप ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे कि तुम यहां ही क्यों आए, ठीक है,
तुम बिजनेस मार्केटिंग की क्लास में क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर की पढ़ाई जहां से होगी वहीं जाओगे ना। तो वो उसी प्रकार से इस चार्ज पार्टिकल को इस साइड में किस लिए आया बेटा? ये इसलिए आया है क्योंकि यहां पर चार्ज की डेफिशिएंसी है। जिस जगह पे कमी होगी पार्टिकल उसी साइड में तो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? और यहीं से कॉन्सेप्ट आप समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का बनता है। अगर आपने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सही से नहीं किया है तो यहां पर कॉन्सेप्ट बनता पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर एक वायर लेते हैं तो वायर में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि एक पॉइंट से, मान लो ये हमारा कोई पॉइंट है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन कुछ अलग होगी। बात समझ पा रहे हैं? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कुछ अलग होगी। तो उस कंसंट्रेशन को एक्युमुलेट करने के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज होता है, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस साइड में चले जाएंगे? एक ही साइड जाएंगे बेटा। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी कंडक्शन ऑफ चार्ज टेक प्लेस करती है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के आए हो फिजिक्स में, वहां पर ये बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज फ्लो करेगा क्यों? कभी पूछते हो टीचर से कि टीचर ने बताया सिंपली कॉन्सेप्ट आपको कि फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट। क्यों भाई फ्लो ऑफ चार्ज हुआ ही क्यों? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि वहां पर चार्ज कम था। जहां पर चार्ज कम था उसी साइड में तो चार्ज जाके उसको बैलेंस करेगा। जैसे मान लो कोई चीज एक जगह पे ज्यादा भीड़ है और एक जगह पे कम भीड़ है, तो क्या करेंगे? बैलेंसिंग के लिए क्या करोगे? आप कम भीड़ वाली जगह पे चले जाओगे। तो चार्ज भी तो ऐसा ही करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऐसे ही करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही तो चार्ज बोलते हैं, और चार्ज का फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहे। बैटरी काम करती है बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे कि चार्ज का डिफरेंस अगर वायर्स में कंटिन्यू बना रहता है, सर्किट में बना रहता है, तो बैटरी काम करेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो वहां पर बैटरी डेड हो जाएगी, बैटरी काम नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ गया? चलो छोड़ो, ये फिजिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने वैसे ही बता दिया। हम बात करते हैं अपने केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। दे आर जनरली ब्रिटल इन ए नेचर। ये भूरे होते हैं बेटा ऊपर से, ठीक है? ओके, अब एक चीज बताएंगे, दे डिसोल्व इन ए पोलर सोलवेंट। और पोलर सोलवेंट हमारा बहुत अच्छा सोलवेंट है, दैट इज H2O। अच्छा, एक यहां पे और छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं बेटा। एग्जाम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सोल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, उसको चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसका आंसर रहता है वाटर के लिए। इनवर्स क्या है, चीज को अगर वो उस साइड में ना आए तो दूसरी साइड में कह देते हैं भाई आप यहाँ पे नहीं गुड़ सकते, तो आप दूसरा बैच ज्वाइन कर लो। ऐसे तो वैसे ही क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता तो उसको बेंजीन डिजोल्व करेगी। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हर किसी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अप्लाई होता है कि जो कंपाउंड इसमें पानी में नहीं गुड़ा उसको बेंजीन में डाल दो, बेंजीन डिजोल्व कर लेगी। क्यों? क्योंकि वाटर होता है बेटा, वाटर का नेचर पोलर होता है। बात समझ पाए? अगर जो पोलर को फॉलो नहीं करेगा वो किस में चला जाएगा? नॉन पोलर में चला जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रूल है, दैट इज जो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा रूल होता है वो होता है लाइक डिजोल्व लाइक। ये रूल भाई आपका फिजिक्स से बिल्कुल अलग है। फिजिक्स नहीं मानती इस चीज को। फिजिक्स बोलती है लाइक रिपेल लाइक। उसमें सेम चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा,
नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा। बट केमिस्ट्री बोलती है कि पोलर डिजोल पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल नॉन पोलर, कि पोलर पोलर में गुड़ेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। जैसे जनरल कंसेप्ट में भी आप समझते हैं कि जैसा विद्यार्थी होगा वो उसी नेचर के विद्यार्थी के पास बैठेगा। देखना ये कॉमन कॉन्सेप्ट होता है। शरीफ बच्चा होता है वो क्लास में अगर आएगा कोई नया स्टूडेंट तो वो शरीफ बच्चे के पास ही जाके बैठ जाएगा। जो शरारती बच्चा होगा ना वो आके 2 दिन बैठेगा, तीसरे दिन वो ढूंढ लेगा कि मेरा जैसा कौन है क्लास में जो शरारत करता है, और वो नेक्स्ट डे वहीं पे बैठेगा। यानी कि बोलते हैं ना भाई कि चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं, कि चोर जहां पे भी जाता है वो अपने जैसे को ही ढूंढता है। यानी जो शरारती होगा वो शरारती को, जो अच्छा होगा वो अच्छे को। ये केमिस्ट्री बोलती है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइक डिजोल लाइक का रूल फॉलो करवाते हैं। सोल्युबिलिटी के केस में आपका क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि वो कंपाउंड्स देंगे व्हाई एनिलीन डिजोल्स इन बेंजीन बट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, एक्सप्लेन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे सीबीएसई के पेपर्स होते हैं उनमें, आपने 11th 12th में देखे हो कि वो उसमें डिजोल्व हो जाता, उसमें नहीं घुल रहा, क्या कारण है? सिंपल सी बात लिखनी होती है, बिकॉज दे फॉलोज द लाइक डिजोल्व लाइक रूल। अगर वो उसमें घुल रहा है तो उसका नेचर उसी जैसा है। ऐसे क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कुछ पता भी ना हो, आपको नहीं पता कंपाउंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बट फिर भी आप उसका सही आंसर दे सकते हो। ये केमिस्ट्री की कुछ स्किप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप सही से समझते हो बेटा तो आप केमिस्ट्री के पॉइंट को जान जाते हो। एनिलीन का अगर पूछ लिया जाए कुछ भी क्वेश्चन है और आपको नहीं पता कि एनिलीन का नेचर क्या है, एनिलीन का स्ट्रक्चर भी नहीं पता, बट आपको आंसर करना है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो उसमें खुद स्टेटमेंट में दिया मिलता है कि वो उसमें डिजोल्व हो रहा बट उसमें नहीं हो रहा, कारण बताओ। तो रीजन तो आप डेफिनेटली एक ही बताओगे, अगर वो इसमें गुड़ा है तो उसी जैसा नेचर का होगा, और अगर वो उसमें नहीं गुड़ा तो उसका नेचर अपोजिट होगा। बस डन। ओके, तो ये क्या होते हैं? दे डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट इन वाटर, बट अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए बट डज नॉट, नहीं आएगा, डू आएगा, डू नॉट डिजोल्व इन बेंजीन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब एक चीज और याद रखेंगे, छोटी सी बात है जो आगे काम आएगी आपको, इस चैप्टर के कुछ पॉइंट आपको सारी केमिस्ट्री में काम आएंगे। क्या कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे नॉन पोलर नेचर में होते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट्स जितने भी हम लेते हैं, ईथर लेते हैं, कार्बन सल्फाइड लेते हैं, और आप ले सकते हैं बेंजीन लेते हैं, डाइथाइल ईथर लेते हैं, मिथाइल इथाइल ईथर लेते हैं, कुछ भी कंपाउंड आप लेते हैं वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होते हैं। बात समझ पा गई? और वाटर वगैरह होता है बेटा वो क्या होता है? हमारा पोलर नेचर का होता है। ठीक है, वाटर को एक चीज और आप जानेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। बात समझ पा रहे हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि ये मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन दोनों काम करता है। ये हाइड्रोलाइसिस भी जानते होगे, हाइड्रेशन का भी कॉन्सेप्ट जानते होगे। क्या होता है हाइड्रोलाइसिस? बोलो बोलो, बताया था। ये कुछ बच्चे तो नहीं, इनको तो नहीं पता, पर हमने ये चीजें बता रखी है। हाइड्रोलाइसिस, और एक वर्ड होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड तो कॉमन सुना होगा सभी ने। ओहो गर्मी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई भाई आज, मुझे तो पानी ही नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। पानी की कमी में बैच में भी बोल देते बच्चे, सर पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। पानी पी जाते तो हाइड्रेशन हो जाती है, उल्टा ही होगा, पानी की कमी हुई तो डिहाइड्रेशन। डी वर्ड याद रखना भाई, डी वर्ड होता है केमिस्ट्री में कमी के लिए। केमिस्ट्री की भी इटमोलॉजी है, केमिस्ट्री की भी वोकैबुलरी होती है। अगर आप केमिस्ट्री की वोकैबुलरी समझ जाते हैं ना तो आपको आधी तो वर्ड वैसे ही पेपर में समझ में आ जाएंगे कि ये वर्ड केमिस्ट्री बोलता हूं इसको, कि जिस बच्चे को वर्ड केमिस्ट्री का गेम समझ में आ जाता है ना आधे क्वेश्चंस को, तो पेपर में पढ़ के ही टैकल कर लेगा।
बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे, डिहाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसका नाम देखते ही ऐसे चौंक जाते, डिहाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन, इतना बड़ा नाम कैसे होगा, जबकि है क्या, हाइड्रोजन निकाल दो और वाटर एलोजन निकाल दो, दो चीजें हटानी है, सिंपल सी रिएक्शन है। तो उसी पॉइंट से क्या है कि डी वर्ड जहां निकलता है उसका मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी। रीवर्ड होता है उसका मतलब होता है दोबारा, अगेन। जैसे एक वर्ड बहुत दुखदाई होता है बच्चों के जीवन में जिसको बोलते हैं रीअपियर, सुना होगा सभी बच्चों ने। उसमें रीअपियर का मतलब क्या होता है, रीअपियर मतलब दोबारा प्रस्तुत हो जाओ उसी चीज के लिए जो चीज आपने सही से नहीं की है। जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसे मिला होता है रीअपियर कि दोबारा आना, वैसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है रीहाइड्रेशन। ओआरएस देखा होगा, उसका ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन बोल देते हैं, सब्सटेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये उसमें होता क्या हो रहा है इसमें, ओआरएस में चीनी और नमक होता है, सिंपली सोचने की बात है। ओआरएस में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ शुगर यानी सुक्रोज और साल्ट यानी सोडियम पोटेशियम के आयंस हैं, वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में फिक्स्ड रेशियो में मिलाए जाते हैं और उनको पानी में डिजोल्व करके पिया जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी है, वाटर रिटेंशन है। अब वो क्यों डाला जाता है ओआरएस में, जबकि ओआरएस में तो पानी होता ही नहीं, वो तो पानी में डालने के बाद बनता है ओआरएस, तो वो पैकेट होते हैं ना, वो ओआरएस नहीं है। ओआरएस है जब आप उस पैकेट को पानी में डिजोल्व करके रखते हो, वो पानी का गिलास जिसमें ओआरएस का पैकेट डिजोल्व हो रखा है ना, वो है ओआरएस, ठीक है। वो आपकी बॉडी में, अब ये सोडियम और पोटेशियम के जो आयंस होते हैं और जो शुगर होती है, शुगर तो देती है एकदम से इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज होती है उसके अंदर C6H12O6, और सोडियम और पोटेशियम के आयंस क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करवा देते हैं बॉडी में रुकने के लिए, ठीक है। जो आप सोडियम पंप पढ़ते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर बॉडी के अंदर, तो वहां पे आप समझेंगे बायोलॉजी के अंदर इस चीज को, तो वो चीजें होती हैं ओआरएस की। अब यहां पर जो मैं चीज समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करते हैं, और ये मैंने बच्चों को बता रखा है, बच्चे भूल जाते हैं, छोटा दिमाग है। याद कर लेना बेटा आज के बाद से ये चीजें। देखो हाइड्रेशन अगर कहीं पर भी है, हाइड्रेशन को ही क्यों, और बहुत सारी चीजों को याद करेंगे हम, सिर्फ इसका एक वर्ड काट लेंगे, छोटा सा हिस्सा, एशियन, ठीक है। एशियन वर्ड काट लिया, हम जहां पर भी एशियन देखें इसका मतलब आपको याद रखना है एडिशन ऑफ, और जो वर्ड इसके आगे लगेगा, यानी कि अगर कोई वर्ड लगा है तो एडिशन ऑफ दैट पार्ट। जैसे हाइड्रेशन है तो हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अगर ये तो एक ही वर्ड देखा आपने, और भी बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सल्फोनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ही हम चलेंगे सल्फोनेशन वर्ड आपको देखेंगे। सल्फोनेशन में आपने देखा एशियन वर्ड है, ये रहा, सल्फर नहीं सल्फोनिक ग्रुप होता बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, ऑफ सल्फोनिक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो जहां पर भी एशियन वाला वर्ड मिले हमें क्या कर देना है, उसको एडिशन में मान लेना। बात समझ में आ गया बेटा। या नाइट्रेशन वर्ड मिलता है, जैसे अभी अभी हम नाइट्रिक एसिड का कंपाउंड जैसे पढ़ के आए हैं, तो वहां पे आप एक वर्ड समझेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, अगर नाइट्रेशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, एशियन है तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जिसको हम और डिफाइन करते हैं दैट इज हाइड्रोलाइसिस,
इसमें चीज आपको समझनी क्या है बेटा, लाइसिस वर्ड को, लाइसिस वर्ड का मतलब ही याद रखना, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, और जो वर्ड आगे लगेगा वही, हाइड्रोलाइसिस है तो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। बात समझ में आ गया बेटा, कि हम इसमें क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसकी मदद से, वाटर की मदद से। ठीक है, एक वर्ड आप देखते हैं बहुत बार केमिस्ट्री में आपको सुनने को मिलता है, ओजोनोलाइसिस, तो क्या होता है, ओजोन की मदद से ओजोन तोड़ना होता है। एक वर्ड और सुनते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो इतना कॉमन वर्ड है केमिस्ट्री में, बहुत बार आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या मतलब होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हो गया ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, ये चीज समझ गए, तो ये चीजें याद रखें, आपको एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन लगा रखा है डी वर्ड लग जाए, डी सल्फोनेशन, तो सल्फोनिक ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है, डिहाइड्रेशन तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जा रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन की कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है। जो भी डी लग जाएगा तो ये चीजें उल्टी हो जाएगी, री हो जाएगा तो दोबारा आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आज हम कुछ और ही कॉन्सेप्ट हो गए हैं हमारे। हाँ, कम बैक टू द टॉपिक। ओके, कहाँ पर गए? ठीक है भाई, ये हमने प्रॉपर्टी स्टडी की बेटा, किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कर ली। अब हम एक, अब आयनिक कंपाउंड्स है ना, इनके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने की बात है कि आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि कोई कंपाउंड है वो किस फॉर्म पे है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, थ्योरीज दी, और उसमें सबसे पहले हम थ्योरी स्टडी करते हैं बेटा, दैट इज वेस्पर थ्योरी। बहुत अच्छी थ्योरी है, और इस थ्योरी में कुछ भी समझने का, एक वर्ड में समझ सकते हो, नाम जिसको समझ में आ गया थ्योरी कंप्लीट हो गई। कैसे? वी से बनता बेटा वैलेंस सेल, चलो इनको आगे पीछे लिखा है, इनको ठीक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या स्टेट करती है बेटा, और हमें क्या एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती है। ये थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में बताती है, और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कैसे करेंगे उनके बारे में एक सिंपल सा आइडिया हमें देती है। कैसे कि अगर हम एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, जब उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाए। बात समझ पा रहे हैं कि कैसे? जैसे मान लो बेटा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, एक प्रकार से कार्बन हमारा सेंट्रल एटम रहेगा, और ये ऐसे, और ऑक्सीजन का मान लो इसके एटम हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करेगा बेटा ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यानी कि दूसरा मार्कर लेते ओके।
यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, इसलिए ताकि क्या हो सके, मैक्सिमम रिपल्सन हो सके, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर चले जाए और जीरो रिपल्सन रह जाए। मतलब बात समझ रहे हैं कि एक सेंट्रल एटम से दो दुश्मन जुड़े हुए, मान लो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है, चार्ज के बेसिस पे, इस पे भी सेम चार्ज है, इस पे भी मान लो सेम चार्ज है, तो फिजिक्स बोलती है एक जैसे चार्ज वाले इकट्ठे नहीं रहना पसंद करते, वो कहीं और जाना पसंद करता, वो कहीं और जाना पसंद करता। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ने क्या बोला बेटा, इसने बताया कि ये एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे, ऐसी 3D स्पेस के अंदर चले जाएंगे जहां पर इनके बीच में रिपल्सन बचे ही ना। जैसे आप सेंट्रल एटम में हूं, मान लो टीचर क्लास का सेंट्रल एटम है और दो बच्चे हैं वो एक दूसरे से कट्टर दुश्मन है, लड़ाई होती है, तो वो क्लास में कहां कहां बैठेंगे, अब पास पास बैठेंगे तो उनकी लड़ाई मैक्सिमम रहेगी। बट अगर वो क्या करें, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, तो वो रिपेल करते करते कहां पे जाके बैठे, जहां पे शांति बन जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो ये क्या करती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हमें ये बताती है बेटा कि व्हेन a molecule exists, their electron pair, you can say the valence electron pair repel each other to get the minimum repulsion and getting the maximum stability, ताकि उनके बीच में क्या आ जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए। बात समझ में आ गई भी, ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको एक बार लिखवाते हैं, फिर आप इसको समझेंगे। ये मॉलिक्यूल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, रफली बनाओ जल्दी से, रफ वर्क के लिए बनाना चाहें तो बना लें। CO का मॉलिक्यूल ऐसे ना बनाएं, इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल नहीं करेगी, दिखाई दे रहा है कलर, ओके। लिया, ओके। अब हम समझते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होता है। This theory said that bounded to central repel each other minimum repulsion between them and maximum stability। तो वो क्या कर सके, मिनिमम रिपल्सन रहे और मैक्सिमम में स्टेबिलिटी हो जाए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट। अब यहां पे ये भी समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि कौन से इलेक्ट्रॉन से कितना अच्छे से रिपेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन तरह के पेयर्स की हम बात करेंगे और तीन तरह के रिपल्सन को समझेंगे। एवडन बच्चों लिख लें जल्दी से। किल्डिंग, हाँ जी। That effect is taught in the CET batch by me. So have you confusion in that topic? After my class I will tell that, okay।
बट दैट टॉपिक नॉट रिलेट इन हियर इन दिस कॉन्सेप्ट। तो देखो बेटा, यहां पर रिपल्सन की बात समझते हैं कैसे रहेगा। इसमें याद रखना बेटा कि लोन पेयर, इसको पूरा ही लिख देते हैं ताकि फर्स्ट टाइम में तो बच्चा कंफ्यूज ना रहे। लोन पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम। लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। उसके बाद आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मॉडरेट। और लास्ट होता है बच्चों हमारा दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मिनिमम। ठीक है भाई, ये चीज समझेंगे। अब इसको आप एक साधारण से सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हो बच्चों कि जो फ्री आदमी होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने में ज्यादा भरोसा करते हैं। जनरल लाइफ कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि जहां पर एलिमेंट से खाली बैठा कोई इंसान होगा तो वो दूसरों को रिपेल ही करेगा। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट रहेगा खाली आदमी का। लेकिन जब कोई बॉन्ड पेयर में होगा, बॉन्ड पेयर का मतलब है कुछ काम में जुड़ा हुआ होगा, किसी एग्रीमेंट में बंधा हुआ होगा, तो वो बच्चा या वो इंसान रिपेल कम करेगा, वो हर किसी के काम की वैल्यू को समझेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि जैसे आप समझते भी हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट से एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो मैरिड पर्सन होते हैं, जो बॉन्ड में होते हैं, बॉन्ड ही होता है उनका सबसे खतरनाक, बॉन्ड में होते हैं, ठीक है, तो वो रिपल्सन कम करते हैं। घर में भाई लड़ाई झगड़ा अब क्या करें, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन जो लोन पेयर में होते हैं, मान लो एक बॉन्ड पेयर का इंसान है, वो हॉस्टल में रहता है, तो वो क्या करेगा, वो खाने में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। एक दिन नमक या मिर्च नहीं होगी तो वो रिपेल नहीं करेगा, रिपल्सन नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सोचेगा भी कोई बात नहीं, हो गई होगी मिस्टेक। लेकिन जो लोन पेयर का पर्सन होगा, लोन पेयर का पर्सन मतलब है अकेला आदमी, तो उसको तो अगर नमक के एक चुटकी भी ज्यादा हो गया होगा या एक चम्मच नमक भी ज्यादा है तो वो सिर पे उठा लेगा आसमान को और सारी की सारी भड़ास है वो अपनी निकालने की कोशिश करेगा। तो यही हमारे इसके केस में होता है एलिमेंट्स के एटम के अंदर। अगर किसी एटम्स के पास लोन पेयर हैं और लोन पेयर ही हैं तो वो एक दूसरे को अच्छे से रिपेल करेंगे, पसंद नहीं करते। जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी पसंद नहीं करता, लेकिन बॉन्ड पेयर को कम रिपेल करता है। यानी कि उसको पता होता है खुद का दुख और दूसरे का भी दुख, अगर वो दूसरा भी उसी जैसा है तो। बात समझ पा रहे हो ना? बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है कि एक पर्सन है जो शादी हो रखी है, उसको दुख पता चल रही है, और एक दूसरा पर्सन है उसको दुख पता है, तो वो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं ना भाई, तो वो एक दूसरे के साथ रिपल्सन नहीं करेंगे। ये चीज एक जनरल एग्जांपल है, कोई लिटरली ना समझे इसको कि हम किसी को बोल रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल है समझाने के लिए कि लोन पेयर रिपल्सन है वो मैक्सिमम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, उसमें पूछा गया था कि लोन पेयर रिपल्सन, इसको ऐसे लिखा हुआ था एलपी और फिर एलपी एंड बीपी, और क्या था बेटा, बीपी
PP। इन तीनों में से मैक्सिमम में रिपल्सन कौन शो करेगा? तो इसमें आप याद रखेंगे बेटा, मैक्सिमम रिपल्सन करने वाली स्पीसीज ये रहेगी। थोड़ा सा काम है ये करेंगे, और ये बेचारे रिपल्सन करते ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझने का फायदा क्या रहेगा बेटा आप सबको, कि इसकी वजह से आप मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रेन का पता लगा सकते हो। जैसे अगर हम स्टडी करते हैं बेटा निकोजेंस फैमिली हाइड्राइड्स, निकोजन फैमिली हाइड्राइड की अगर हम बात करते हैं ना, तो उनकी शेप अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या रहेगी? उनकी शेप पिरामिडल सब बच्चे याद करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली शेप याद करेंगे तो वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है, क्योंकि जब आपसे शेप पूछी जाती है सही से, उसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करते, लेकिन लोन पेयर का रोल रहता। अब ये टेट्राहेड्रल शेप में क्यों नहीं है? टेट्राहेड्रल शेप में इसलिए नहीं होते बेटा, जैसे निकोजन फैमिली हाइड्राइड का मतलब है अमोनिया वगैरह, ये टेट्राहेड्रल शेप में हो सकते थे, पर क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल कर देगा, इनके बॉन्ड को डिस्टोर्ट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, ये मॉलिक्यूल्स है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्टोर्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, बैंड शेप, जो बेंट शेप का स्ट्रक्चर है वो लाई करता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, लोन पेयर जो सॉरी बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो ऑब्जर्व किया जाता है। बात समझ पाए बेटा? तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये इफेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से डिफाइन रहेगा। बात समझ में आ गई? ओके, दैट्स गुड। आगे चलें। बट अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो हमारी ये थ्योरी थी ना, वेस्पर थ्योरी ने कोशिश की मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताने की, बट ये मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसे कंपाउंड्स के बारे में नहीं बता पाई थी कि जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के द्वारा, ठीक है, और उन चीजों के बारे में नहीं बता पाई कि मॉलिक्यूल्स का नेचर किस प्रकार का रहेगा। बात समझ पा रहे बेटा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ये थ्योरी हमें सिंपली नहीं समझा पाई थी बेटा नेचर के बारे में। अब नेचर का मतलब क्या बेटा, कि हमारे जो कंपाउंड होते हैं, एक छोटा सा मैग्नेटिक नेचर के बारे में बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बता पाई थी। तो मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर होता है कंपाउंड के अंदर कि वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसा महसूस करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ये हमारा होता है मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। तो मैग्नेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आप एक चीज समझेंगे बेटा कि मैग्नेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड में आप जानते हो कि डायमैग्नेटिक होते हैं कुछ सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरोमैग्नेटिक होते हैं भाई, और कुछ होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, और कुछ होते हैं फेरीमैग्नेटिक। हालांकि सॉलिड स्टेट या और चैप्टर में इनके बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। डायमैग्नेटिक होते हैं जिस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं होता, विच आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो क्या होते हैं, सॉरी, स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड।
बाई मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, जैसे इसका एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, वुड वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, रबर वगैरह। अब रबर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आप दिन रात लेके बैठे रहो, रबर को कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। आप एक बड़ा सा मैग्नेट लेके रबर के पास बैठ गए कि हम रबर की बॉल को खींचेंगे, वो बाहर आएगी? नहीं आएगी। पैरामैग्नेटिक का क्या रहेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक क्या करेगा, वीकली रिपेल्ड होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव को महसूस करेंगे। जैसे आयरन वगैरह होता है, क्यों वो महसूस कर लेते हैं भाई, हाँ चुंबक है हमारे पास है तो हमें उसकी तरफ खिंच जाना चाहिए। समझ गए? जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये ऑलरेडी खुद में चुंबक होते हैं, दे आर मैग्नेट्स। ये वीकली रिपेल्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब यहां पे बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होंगे बेटा, जो माना तो ये जाएगा कि वो मैग्नेटिक मोमेंट वो ज्यादा शो करना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होता है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होंगे, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहेगा। याद रखेंगे, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। और फेरी मैग्नेटिक क्या हो जाएंगे, कंसीडर्ड टू बी टू शो हाई मैग्नेटिक मोमेंट। मोमेंट बट एक्चुअली दे शो वेरी स्मॉल। तो सिर्फ थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट क्यों करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ओके, तो ये सारी चीजें देखो कितने टाइप के हो गए हैं हमारे, इन सब के बारे में हमारी जो वेस्पर थ्योरी थी वो कुछ भी नहीं बता पाई। वो ये नहीं बता पाई कि कंपाउंड हमारा मैग्नेटिक कब होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक कब होगा, पैरामैग्नेटिक कब रहेगा, डायमैग्नेटिक कब रहेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाई थी, कोई भी जानकारी इस थ्योरी ने नहीं दी थी। तो इसकी चलो ड्रॉबैक्स को जानने की कोशिश करते हैं। कमी हर थ्योरी में थी। अभी जो एमओटी थ्योरी को हम लास्ट में पढ़ते हैं, जो मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन उसमें भी ड्रॉबैक्स लाई करती है। तो चलिए इसकी ड्रॉबैक्स समझते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इट कुड नॉट explain the reactive elements and their existence.
ये सही से नहीं बता पाई थी कि एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे करेंगे और उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये थ्योरी बेटा हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा उसके बारे में कुछ नहीं बता पाई। मतलब क्या है कि इस थ्योरी ने सिंपली हमें ये बताया कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रेन कैसे पैदा हो रही है, वो 3D में लाई कैसे करेंगे। बट एक्चुअली में इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि कंडीशन क्या होती है कि जब कोई न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता ही क्यों है। बात समझ पा रहे हैं? उसके बारे में ये थ्योरी हमें कोई ऐसे सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाई, सही से नहीं समझा पाई। ये मॉलिक्यूल इस कारण से एग्जिस्ट कर पा रहा है, इस कारण से इसके बॉन्ड है वो बन पा रहे हैं, या मॉलिक्यूल है एग्जिस्ट कर पा रहा। ठीक है। अब ये थ्योरी थी बेटा हमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, उनके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं दे पाई थी कि कौन सा मॉलिक्यूल मैग्नेटिक है, कौन सा मॉलिक्यूल है नॉन मैग्नेटिक है। उनके बारे में इस थ्योरी में हमें कोई जानकारी नहीं मिली अच्छे से। बात समझ में आ गई बेटा? ओके। could not explain about the stability अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात रही बेटा कि ये थ्योरी हमें स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाई। अब रीजन क्या बेटा, इसने स्ट्रेन के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल स्टेबल किस कंडीशन में रहेगा और वो रिएक्ट कैसे करेगा। एंड इट्स एंड इट्स जस्ट अ सेकंड, इट्स रिएक्टिविटी विद अदर मॉलिक्यूल, कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा, स्टेबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। डिसोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट प्रॉब्लम थी इसकी थ्योरी की कि क्या रहे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इन द डिसोल्यूशन
ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की डिसोल्यूशन के बारे में नहीं बता पाई भाई, कि मॉलिक्यूल हमारा किस प्रकार से डिसोल्व होएगा, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा। ये थ्योरी इस बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं दे पाई, क्योंकि मॉलिक्यूल डिसोल्व होने के लिए ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होनी होती है। बट इस थ्योरी ने हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि वो अगर किसी कंपाउंड में डिसोल्व होगी तो उसके बॉन्ड स्ट्रेन पे, बॉन्ड रिपल्सन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये थ्योरी उन सब के बारे में हमें कोई भी जानकारी सही से नहीं दे पाई थी और इसकी लिमिटेशन इस प्रकार से रह गई। अब इसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई थी बेटा, जिस थ्योरी को हम पढ़ते हैं वीबीटी के नाम से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और उस थ्योरी को हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। So till that, watch this video and make your notes. Thanks for watching this video. Thank you so much.